नौवीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय गति, जिसमें हमने सीखा कि जब कोई वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित करती है तो वह गति में कहलाती है, परंतु जब वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करती तो उसको हम विराम अवस्था में कहते हैं। दिशा हम साथ सम्मिलित कर देते हैं गति के तो वह वेग बन जाता है, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो वहां पे हमने सीखा था कि उसको हम त्वरण कहते हैं। त्वरण एक समान हो सकता है, त्वरण असमान हो सकता है। इसके साथ साथ हमने यह भी सीखा कि त्वरण धनात्मक एवं ऋणात्मक भी हो सकता है। अलग अलग ग्राफ के माध्यम से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की गतियों को ग्राफ के द्वारा या त्वरण को ग्राफ के द्वारा लिखा जा सकता है, और उससे अनेकों प्रकार की भौतिक राशियां पता लगाई जा सकती हैं, जिसका पहले हमें नहीं पता था। और ग्राफ का एक फायदा ये था कि हमें बीच की वैल्यूज का नहीं पता, तो आसानी से हम उन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज ग्राफ की सहायता से ही हम देखेंगे कि किस प्रकार गति की विभिन्न प्रकार की समीकरण बनाई जा सकती हैं। अब ये समीकरण क्या हैं? गति की समीकरण। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है तो विभिन्न राशियों के बीच में, जैसे विस्थापन, उसकी गति या वेग कह सकते हैं हम, समय आदि के बीच में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इन्हीं को हम समीकरण कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की समीकरण हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम 3 समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी 3 समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे जो गति को, समय को, दूरी को, इन सब के बीच में संबंध स्थापित करती हो। सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पे होगी हमारे पास, या जिसको हम समीकरण कह सकते हैं, v बराबर है u प्लस at। यहाँ पे दूसरी जो समीकरण है वो होगी s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जो तीसरी समीकरण हम यहाँ पे बनाएंगे वो होगी 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पे u, v, a, t, s आदि हमने लिए। इनका मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमें पता है कि u को हम आरंभिक वेग कहते हैं, v को अंतिम वेग कहते हैं, a को हम त्वरण कहते हैं, s को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कह सकते हैं, या दूरी भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे हम दिशा को नहीं ले रहे। इसके अलावा t समय को दर्शाता है। आइए अब ग्राफीय विधि की सहायता से हम इन तीनों समीकरणों को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम हल करेंगे वेग समय समीकरण। देखिए यहाँ पे आपको ये एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आरंभिक बिंदु A लिया गया है, यहाँ पे उस वस्तु का आरंभिक वेग u है। वह वस्तु चलती है, कुछ समय के लिए चलती है, और उसका अंतिम वेग बन जाता है v। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसका अंतिम वेग v हो जाता है, जैसे यहाँ पे अंतिम वेग v दर्शाया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का वेग बढ़ रहा है, जो भी चल रही है, u से लेकर के v तक हो जाता है। यानी कि आरंभिक वेग u और अंतिम वेग यहाँ पे v हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ के अंदर यहाँ पे OA है, जो ग्राफ हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसमें OA उसके आरंभिक वेग को दर्शा रहा है, और यह है u। यानी कि हमारे पास जो ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये OA, O से लेकर के A तक की ये स्थिति, ये हमारा आरंभिक वेग है, जिसको हम यहाँ पे u से लिख रहे हैं। उसके बाद अंतिम वेग देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं CB से लिखा गया है। आप इसको BC लिख लें या CB लिख लें। ये हमारे पास अंतिम वेग है उस वस्तु का, इस तरीके से, और यहाँ पे इसका मान है v। तो अंतिम वेग जो है उसको हम यहाँ पे BC से लिख सकते हैं, और उसका मान है हमारे पास v।
अब ये वेग आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, आरंभिक u था, अंतिम वेग v है। जब किसी भी वेग में परिवर्तन होता है तो वहां पे त्वरण बनता है, और मान लेते हैं यहां पे a उसका त्वरण है, हम त्वरण लिख सकते हैं इसको। कितने समय में? अब यहां पे आप देखिए वो t समय के लिए O से लेकर के C, O से लेकर के जो C यहां पे दिखाई दे रहा है आपको इस एक्सिस के साथ साथ, ये है समय, और ये समय कितना दिया गया है इसमें t। तो समय जो है वो आ जाता है हमारे पास यहाँ पे t समय के लिए चलता है। अब यहाँ पे जो समयांतराल है, जो समय के बीच में अंतर है, वो OC है, OC के द्वारा लिखा गया है, हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं t को OC भी लिख सकता हूं, और जो OAU, BCV और समय t जिसको हम OC लिख सकते हैं। अब देखिए इस ग्राफ से अगर हम देखें तो हमें पता है BC वो बनता है हमारे पास BD जमा DC। यहां पे BC BD और DC के इक्वल है, यही हमने लिखा है BC बराबर है BD जमा DC। अब इसमें BC देखिए आप, ये जो BC है BC ये अंतिम वेग है, BC अंतिम वेग है। BD का मान हमारे पास नहीं है, हमें ज्ञात करना है। और DC अगर हम बात करें, DC और OA एक समान है, जिसको हम आरंभिक वेग u कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक समान है, तो OA को हम u लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखें तो हमारे पास बन जाता है BC की जगह पे हम अंतिम वेग v लिख दें। उसके बाद जो BD है वो हमें यहाँ पे पता करना था, और जो DC है उसका मान u हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ से पता लगा पाए जो BD है वो है v माइनस u। अब देखिए हमने पढ़ रखा है जो त्वरण होता है, त्वरण के लिए जो सूत्र है हमारे पास वो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब यहां पे वेग में परिवर्तन क्या है? आरंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। अब इस ग्राफ की सहायता से हम वेग में परिवर्तन देखना चाहें तो देखिए यहां पे हमारे पास ये अंतिम वेग है यहां तक का इतना, और ये उसका आरंभिक वेग था। तो इसका मतलब जो बीच का हिस्सा हमारा ये बचा है ये वेग में परिवर्तन है, अर्थात BC में से अगर हम DC घटा दें तो हमारे पास वेग में परिवर्तन आ जाता है, और वो है BD। तो वेग में परिवर्तन यहां पे हमारे पास है BD। लिया गया समय यहां पे आप देख सकते हैं OC है, हम चाहे इसको OC लिखें या फिर हम AD लिख दें, दोनों एक ही बात है। OC और AD एक समान है, तो यहां पे मैं AD लिखूं और फिर AD की जगह पे हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे बटा OC। अब यहाँ पे इनमें जो भी मान हैं वो रखते हैं, तो A बराबर है BD बटा T। तो यहाँ से अगर देखें तो BD का जो मान आता है हमारे पास वो आ जाएगा A गुना T। अब देखिए इस समीकरण के अनुसार यहां पे देखें तो ये हमारे पास मान आ गया BD का, और यहां पे इस समीकरण के अनुसार भी BD का मान है। इन दोनों को देखें तो हमें मिलता है v माइनस u बराबर है AT, और यही है हमारी वेग समय समीकरण। तो इस प्रकार से हम वेग समय समीकरण यहाँ पे बना सकते हैं। आइए अब उसी ग्राफ की सहायता से समय स्थिति समीकरण को भी हल करने का प्रयास करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसी टाइप से A त्वरण है, T समय है, और तय की गई दूरी मान लेते हैं हम यहाँ पे S है। S अब की बार यहाँ पे हमने ली है दूरी। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वेग समय ग्राफ की सहायता से हम दूरी या विस्थापन पता लगा सकते हैं।
क्योंकि उस ग्राफ के अंदर जितना भी क्षेत्रफल होता है, यानी उस ग्राफ के नीचे का जितना भी क्षेत्रफल होता है, वो वास्तव में विस्थापन या दूरी को बताता है। उसी चीज का उपयोग हम यहाँ पे इस समीकरण को पता लगाने के लिए करते हैं। इस वेग समय ग्राफ के अंदर यहाँ पे जितना भी क्षेत्रफल है, ये सारा इसके नीचे का हिस्सा, ए बी लाइन के नीचे का जितना भी क्षेत्रफल है, ये सारा का सारा दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ओ ए बी सी इसका जो भी क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल को अगर हम पता लगाएं तो उससे हम यहाँ पे दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दूरी S वो होगी ओ ए बी सी इसके क्षेत्रफल के बराबर। तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर दो हिस्से में हम इसको बांट सकते हैं। एक हिस्सा इस लाइन से ऊपर का, ये जो सारा हिस्सा है ये त्रिभुज का हिस्सा है, त्रिभुज है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल जमा इसके नीचे का जितना भी हिस्सा है ये हमारे पास आयत है, तो इस आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल के उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए इनका क्षेत्रफल पता करते हैं। हमें पता है जो आयत के लिए क्षेत्रफल है वो हम लिख सकते हैं ओ ए गुणा ओ सी, ओ ए ओ सी, क्योंकि आयत की दोनों भुजा हैं, जमा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 ए डी गुणा बी डी। ए डी आधार है और बी डी लंब है। अब हमें पता है ओ ए आरंभिक वेग को प्रदर्शित कर रहा है, इसको हम यू लिख सकते हैं, गुणा ओ सी समय को प्रदर्शित कर रहा है, इसको हम टी लिख सकते हैं। उसके बाद बी डी हमने पता लगाया था कि वो ए टी होता है, तो यहाँ पे मैं ए टी लिख सकता हूँ, और ए डी और ओ सी दोनों एक समान है और वो हैं टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस बराबर है यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें मिल जाती है समय स्थिति समीकरण। आइए अब वेग स्थिति समीकरण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमें वेग उपयोग करना है, दूसरा स्थिति। वेग आपको इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है, परंतु स्थिति सीधे तौर पर इसके अंदर दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहले इस ग्राफ की सहायता से हम स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये हमें पता है कि जो ग्राफ के नीचे का जितना भी क्षेत्रफल होता है वह स्थिति को बताता है। तो यहाँ पे हम स्थिति के लिए सबसे पहले इस समलंब चतुर्भुज जो कि ओ ए बी सी है, इसका क्षेत्रफल पता करने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब जो दूरी होगी या स्थिति होगी वो इस समलंब के नीचे का क्षेत्रफल होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो दूरी है उसको अगर मैं ऐसे से लिखूं तो वो होगी यहाँ पे समलंब ए बी सी डी इसका क्षेत्रफल। और हमें पता है समलंब चतुर्भुज जो होती है उसका क्षेत्रफल होता है ओ ए जमा बी सी मल्टीप्लाई बाई ओ सी डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रकार से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाओं का जोड़ और जो दूसरी भुजा बच गई उनके बीच की दूरी बच गई, जो लंबवत दूरी होती है उसके साथ गुणा करें और 2 से भाग करें तो यहाँ पे हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। हमें पता है ओ ए को हमने कहा था ये हमारे पास आरंभिक वेग है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ओ ए को लिख सकता हूँ u, और ए बी सी जो है वो अंतिम वेग है, यहाँ पे बी सी को v लिख सकते हैं। ओ सी समय है तो इसको मैं t लिख देता हूं बटे 2। ये हमारे पास आ जाता है यहां तक। अब देखिए वेग समय समीकरण जब हमने प्राप्त की थी तो वहां पे हमें मिला था v माइनस यू बराबर है 80।
और यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं t, जो कि हमारे पास हो जाता है v माइनस यू बटा a। तो इस समय को जो यहाँ से हमने इस समीकरण से प्राप्त किया है, इस समय को हम यहाँ पे इस समीकरण में रख दें तो हमें दूरी मिल जाएगी s u जमा v गुणा यहाँ पे v माइनस यू बटा a। और पहले से 2 है इसके अंदर, और अधिक इसको हल करते हैं तो हमें मिलेगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, क्योंकि आपको ध्यान में होगा ये सूत्र a जमा b, a घटा b तो a स्क्वेयर घटा b स्क्वेयर होता है डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ से हम लिखें तो हमें मिल जाता है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a गुणा s v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। और इस प्रकार से हमें यह समीकरण मिल जाती है वेग स्थिति के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी समय नहीं है, सिर्फ वेग है और स्थिति है। और a को क्योंकि हमने यहाँ पे एक समान माना है, उसके अंदर यहाँ पे हमने कोई बदलाव नहीं लिया। तीनों ही समीकरण में आप ध्यान रखिए a स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो एक समान है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तुएं हम मान रहे हैं कि वो चल रही हैं, उनकी गति में परिवर्तन हो रहा है तो वो एक समान परिवर्तन है, अर्थात जो त्वरण है वो हमेशा एक समान है। आइए अब इन्हीं से संबंधित, इन समीकरणों से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ उदाहरण हल करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए त्वरण इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है इस प्रश्न में उसका आरंभिक वेग। आरंभिक वेग को हम u से लिखते हैं तो u यहाँ पे होगा 0, क्योंकि आरंभिक वेग यहाँ से वह विरामावस्था से शुरू हो रही है। अंतिम वेग वह प्राप्त कर लेती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो वह हमारे पास हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे जो समय दिया गया है वह है 5 मिनट, और 5 मिनट को भी जब हम सेकंड में बदलेंगे तो वह हो जाएगा 300 सेकंड। अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसके अनुसार हमें इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो पहले भाग को हम हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे त्वरण का जो फार्मूला होता है वो हमें पता है v माइनस यू बटा t होता है। v उसका अंतिम वेग है। अंतिम वेग यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड है। आरंभिक वेग उसका 0 है और जो समय है वो 300 सेकंड है। अब आपको जब भी इस तरह के सवाल हल करें तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो SI मात्रक हैं वो सभी के, जितनी भी भौतिक राशियां आप ले रहे हैं उन सब के एक समान होने चाहिए। आपका जो प्रणाली है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको हल करें तो हमें मिल जाता है ये 20/300, जिसको और आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बनता है उसका जो त्वरण है। आइए अब दूसरे भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। दूसरे भाग में वह पूछ रहा है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि हमें दूरी निकालनी है। तो देखिए हमें दिया क्या हुआ है, आरंभिक और अंतिम वेग, उसके साथ समय। तो हम समीकरण जो अभी अभी हमने की उनमें से ऐसी समीकरण का उपयोग करेंगे जो वेग और समय के बीच में हो, अर्थात वेग समय समीकरण का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो वेग समय समीकरण है 2as v स्क्वायर माइनस
u स्क्वायर। यहाँ पे u उसका आरंभिक वेग और v उसका अंतिम वेग है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा v स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो s बराबर है v स्क्वायर बटा 2a। v का मान हमें पता है 20 इसका स्क्वायर बटा 2 और a अभी अभी हमने निकाला 1/15 है, तो गुना 1/15। इसको और हल करने का प्रयास करते हैं। हमें पता है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा बटा 2 और ऊपर 15, यानी कि 6000 बटा 2, यानी कि 3000 मीटर। इसको हम किलोमीटर में लिखें तो s बराबर है 3 किलोमीटर, यानी कि वह 3 किलोमीटर की दूरी में अपने इस वेग को प्राप्त कर लेगी। आइए अब एक और उदाहरण यहाँ पे हम हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पे हमें आरंभिक वेग दिया गया है u, जिसका मान है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग है v, जिसका मान है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे इसको बदलें तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। समय यहाँ पे दिया गया है 5 सेकंड का। ये चीज़ें हमें दी गई हैं। अब इनकी सहायता से हम पहले भाग को हल करते हैं और त्वरण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। त्वरण का सूत्र हमें पता है v माइनस u बटा t। v अंतिम वेग 10 माइनस आरंभिक वेग 5 बटा 5। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 बटा 5 अर्थात 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो दूसरा भाग है उसमें हमें दूरी ज्ञात करनी है, परंतु अब की बार जो लेना है वो हमें यहाँ पे समय है कि उतने ही समय में कार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। पिछले उदाहरण में जो हमसे पूछा गया था वो था कि कितनी दूरी में उसने ये गति प्राप्त कर ली। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने समय में उसने ये दूरी तय कर ली, यानी कि इतने ही समय में। बात वही है, पूछ दूरी ही रहा है, परंतु तरीका अलग है पूछने का। तो यहाँ पे तरीका अलग हो सकता है ज्ञात करने का भी, क्योंकि अब की बार हमारे पास जो है वो त्वरण है और हमें जो दूसरा उपयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा है उतने ही समय में, तो हमें यहाँ पे जो उपयोग करना है वो समय का उपयोग करना है। तो इस वजह से जो समीकरण लेंगे वो भी हम वो समीकरण लेंगे जिसमें समय दिया गया था, अर्थात दूरी समय समीकरण। और हमें पता है दूरी समय जो समीकरण होती है वो होती है हमारे पास s बराबर है ut जमा 1/2 स्क्वायर। यहाँ पे s हमें ज्ञात करनी है दूरी, और u आरंभिक वेग जो कि 5 है, समय 5 है, जमा 1/2 त्वरण यहाँ पे हमने ज्ञात किया 1 था और समय फिर से 5 सेकंड था, और इसका स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो 25 जमा 25/2 अर्थात यहाँ पे हमारे पास जो मान आ जाएगा वो इस प्रकार से आ जाता है 25 जमा 12.5 अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 37.5। और क्योंकि हम मीटर प्रति सेकंड उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दूरी आएगी वो मीटर में आएगी, अर्थात इतने समय में 5 सेकंड में वह 37.5 मीटर की दूरी तय कर लेगा। आइए अब एक और उदाहरण की सहायता से इन समीकरणों को समझने का प्रयास या इससे किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किसी कार पर ब्रेक लगने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है।
यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। तो यहाँ पे हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है। अब इस उदाहरण के अनुसार देखें तो यहाँ पे जो त्वरण दिया गया है, क्योंकि गति की विपरीत दिशा में जो त्वरण है यानी कि ऋणात्मक त्वरण है, तो यहाँ पे ए का जो मान हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा कितने समय में, तो इसका मतलब समय दिया हुआ है और वो है हमारे पास 2 सेकंड। और रुक जाती है, ब्रेक लगाए गए हैं, रोकी गई है तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि आरंभिक वेग उसका कुछ भी था हमें नहीं पता, परंतु जो अंतिम वेग है वो उसका 0 है, ये चीज हमें पता है। देखिए अब यहां से पहले हमें ज्ञात करना होगा कि उसका आरंभिक वेग क्या है, और आरंभिक वेग ज्ञात करने के लिए हम उपयोग करेंगे जो हमारी वेग समय समीकरण थी, उसका वेग समय समीकरण आपको ध्यान में होगा, v बराबर है u जमा at। यहाँ पे v अंतिम वेग 0 है, u आरंभिक वेग हमें ज्ञात करना है, जमा a यहाँ पे त्वरण है जिसका मान -6 है और समय 2 सेकंड है, तो गुना 2। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है u - 12। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है वो हमारे पास हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड या 12 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमें ज्ञात करनी है दूरी, तो अगले भाग में हमें दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी समय समीकरण का उपयोग करना होगा, और जो दूरी समय समीकरण है वो है s बराबर है ut जमा हाफ at स्क्वायर। s यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, u आरंभिक वेग है, आरंभिक वेग अभी हमने ज्ञात किया कि वो 12 है। उसके बाद समय यहाँ पे 2 सेकंड दिया गया है, जमा 1/2 ए त्वरण है जिसका मान -6 है और सेकंड यहाँ पे 2 दी गई हैं, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हल करें तो 24 जमा 1/2 -24 और हल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 24 - 12 बराबर है 12 मीटर यहाँ पे हो जाता है। तो इसका मतलब कार रुकने से पहले 12 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो इस प्रकार से जो गति से संबंधित समीकरण हैं इनका उपयोग करके हम बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो आप भी प्रयास कीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास है उसको हल करने का। धन्यवाद।